भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जब से नई जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान हुआ है, तब से वहां राजनीति नियंत्रण से बाहर हो गई है। आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारी जनसंख्या। आज आपको जो भी समस्या होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और हमारी आबादी बहुत बड़ी है। इसीलिए हमारे देश में नौकरियों की भी कमी होती है, अस्पताल की भी कमी होती है, स्कूलों की भी कमी होती है, सड़कों की भी कमी होती है, इसलिए वहाँ जैम लगते हैं, और हमारे देश में वैक्सीन की भी कमी होती है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी 335 से सिर्फ 35 करोड़ के बीच है, वो कितनी जल्दी अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन लगा देता है। लेकिन हमारे देश में 30 से 35 करोड़ की आबादी का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि हम 30-35 नहीं, पूरे 135 करोड़ हैं। इसलिए वैक्सीन के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगती हैं। कैसे लाइन लगती हैं वो अभी हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। लेकिन नई जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ जन्म दर को कम करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, बल्कि एनडीए के कुछ दल और हिंदूवादी संगठन भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर को 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, यह जनसंख्या नीति है क्या? दूसरा, इस पर इतनी राजनीति क्यों? और तीसरा, इस नीति के लागू होने से क्या वाकई उत्तर प्रदेश को फायदा होगा? इस नई नीति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जन्म दर को 1.9 तक लाना है। इस नई नीति के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जा सकता है, जिसका ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है। इसके तहत जो लोग 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे उनके स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर भी उनका अधिकार नहीं बचेगा, यानी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। इस ड्राफ्ट के अनुसार जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे उन्हें सरकारी सेवा की अवधि के दौरान 2 बार अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, यानी उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। जो महिलाएं इस नीति का पालन करेंगी उन्हें 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी और इस दौरान उन्हें पूरी तनख्वाह और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे और उनके नेशनल पेंशन स्कीम फंड में 3% अतिरिक्त राशि जमा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है और अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो आबादी के मामले में वो चीन, भारत और अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर होता। सोचिए, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ और पूरे अमेरिका की आबादी है 35 करोड़ के आसपास। भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 7% हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है, जबकि भारत की करीब 17% आबादी उत्तर प्रदेश के इस 7% इलाके में रहती है। उत्तर प्रदेश आकार में यूनाइटेड किंगडम के बराबर है, लेकिन 6.5 करोड़ आबादी वाले यूनाइटेड किंगडम की तुलना में उत्तर प्रदेश में करीब 4 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग किलोमीटर इलाके में 829 लोग रहते हैं। यानी यूपी के पास आबादी की तुलना में संसाधन और जमीन दोनों ही बहुत कम है। 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 80% थी, मुसलमानों की आबादी 19% से थोड़ी सी ज्यादा, और 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी, जबकि हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है, जबकि कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर पहुंच गई या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि सरकार नए कानून के जरिए मुस्लिम आबादी को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन यह आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है हम आपको आंकड़ों से समझाएंगे। वर्ष 2001 तक हिंदू महिलाओं में जन्म दर 4.1% थी, यानी 20 साल पहले तक उत्तर प्रदेश में एक हिंदू महिला औसतन 4 बच्चों को जन्म देती थी, जबकि तब मुस्लिम महिलाओं में जन्म दर 4.8 हुआ करती थी। यानी 20 साल पहले एक मुस्लिम महिला 4 या उससे भी ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी, या समझ लीजिए 5 बच्चों को लगभग जन्म देती थी। यानी आप इस हिसाब से देखेंगे तो एक महिला, हिंदू महिला 4 बच्चों को जन्म दे रही है और मुस्लिम महिला 5 बच्चों को जन्म दे रही है, आज से 20 साल पहले। लेकिन अब दोनों ही समुदायों में जन्म दर घटकर बराबर हो गई है और यह है 2.9, जो अब भी कई मायनों में बहुत ज्यादा है। इसलिए जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिर्फ मुसलमानों की आबादी को नियंत्रित करना चाहती है, उन्हें इन आंकड़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते।
अब आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का विरोध हो क्यों रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ये सब आने वाले चुनावों की वजह से कर रही है। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि जनसंख्या को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही उपाय नहीं है। जबकि हिंदूवादी संगठनों का यह कहना है कि 2 या उससे कम बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहन का नतीजा यह होगा कि प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटने लगेगी। जबकि कुछ मुसलमान नेताओं की यह दलील है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इसमें दखलंदाजी करने का अधिकार किसी का नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, वो ये, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कोई फायदा होगा? इसका जवाब मिला जुला है। भारत के करीब 9 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है, लेकिन मोटे तौर पर जिन राज्यों में यह कानून लागू हुआ वहां आबादी करीब करीब 20% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि बिना कानून के उत्तर प्रदेश में भी आबादी बढ़ने की रफ्तार उतनी ही थी, यानी 20%। दूसरी बात यह, चीन जैसे देशों को घटती हुई आबादी को देखते हुए अपने यहां लागू 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करना पड़ा, क्योंकि अब चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। वहां के लोग अब भी 1 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। यानी अगर इस तरह के कानून बिना सोच विचार के लागू किए गए तो आगे चलकर जो चीन के साथ हो रहा है भारत के साथ भी हो सकता है। और दूसरी बात आपको इस खबर से समझनी चाहिए कि भविष्य में जन्म देने वाले जिन बच्चों को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटा जा रहा है, उनके लिए कोई भी ये नहीं कह रहा कि किसी धर्म या संप्रदाय के लिए, बल्कि वो किसी धर्म या संप्रदाय के लिए, बल्कि वो भारत के बच्चे हैं। यानी आज हमारा पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे देश के नेता उन्हें या तो हिंदू बच्चे या मुसलमान बच्चों के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें भारत के बच्चों के तौर पर देखना चाहिए। वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो भारत के बच्चे हैं। लेकिन बड़ी बात जो आज आपको समझने की है वो ये कि चाहे असम में बीफ वाला कानून हो या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वाला कानून हो, हर कानून को एक खास नज़र से देखा जा रहा है, हर कानून को सांप्रदायिक नज़रों से देखा जा रहा है। और इस देश में अब कोई भी नया कानून लाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेता और वो नेता जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो हर कानून को सांप्रदायिकता से जोड़ देते हैं, हर कानून को ये कहते हैं कि ये धार्मिक आज़ादी को ख़त्म कर रहा है। अब आप देख लीजिए, अगर आप जनसंख्या को रोकने की कोशिश करते हैं उसमें भी धार्मिक आज़ादी आड़े आ जाती है, धार्मिक कानून आड़े आ जाते हैं। और अगर आप बीफ को भी बेचने से रोकना चाहते हैं मंदिरों के आसपास, उसमें भी लोग अपनी धार्मिक आज़ादी को बीच में लेकर आ जाते हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो धार्मिक आज़ादी का अधिकार है ये हमारे देश में सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है। यह अधिकार सबका नहीं है, 100% लोगों का नहीं है, 80% आबादी को यह अधिकार नहीं है, और 20% आबादी को यह पूरा अधिकार है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई आहत ना करे। और उनकी धार्मिक भावना हर बात से आहत होती है। आप बीफ पर बैन लगाइए, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। जनसंख्या को रोकने की बात कीजिए, उनकी धार्मिक भावनाएं और आज़ादी आहत हो जाती है। अभी हम आपको ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी के बारे में बता रहे थे और आबादी के बारे में भी बता रहे थे। इसके नुकसान क्या होते हैं जब आपके देश में बहुत आबादी होती है, वो बताने के लिए आपको बिहार के गोपालगंज से आई ये तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो देखिए। गोपालगंज में ये किसी राशन की लाइन नहीं है, कोई और चीज़ यहाँ बट नहीं रही है, ये कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ है। बिहार के गोपालगंज में आप देख लीजिए। अब आप खुद सोचिए, ऐसी वैक्सीन किस काम की होगी जो कोरोना की वैक्सीन इस तरह लगाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और बड़े पर्दे पर आप देखिए, आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। बिहार के गोपालगंज में ये सारे लोग कोविड के सारे नियम कानून तोड़कर, कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर यहाँ कोविड की ही दवाई खोजने के लिए आए हैं। अब न जाने इनमें से कितने लोगों ने अब तक कोविड को फैला दिया होगा।